एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पैथोलॉजी के बारे में बेसिकली कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज़ इन पैथोलॉजी, मतलब मुख्य पहलू पैथोलॉजी की बीमारियों के मुख्य पहलू क्या क्या पॉइंट होते हैं उसमें। कोई भी डिजीज़ होती है पैथोलॉजी या कोई इन्फेक्शन होता है माइक्रोबायोलॉजी या उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं जो बीमारी हुई है, जो डिजीज़ हुई है उसका इटियोलॉजी क्या है, फिर पैथोजेनेसिस क्या है, फिर मॉर्फोलॉजिक चेंजेस क्या क्या हैं, फिर फंक्शनल डिरेंजमेंट्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इटियोलॉजी होता है क्या है। ठीक है, इटियोलॉजी मतलब कि एक तरह से कॉज, किसी भी चीज़ कॉज, अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है कुछ दिनों से तो उसके पीछे क्या कॉज है, हम बोलेंगे इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी बेसिकली क्या है, कॉज है, किसी भी बीमारी का क्या कॉज है। ठीक है, तो डिफ़ाइन किया मैंने, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ मीन्स द कॉज ऑफ द डिजीज़। इटियोलॉजी का मतलब क्या है, बीमारी का कारण। ठीक है, इफ़ द कॉज ऑफ डिजीज इज नोन, अगर बीमारी का कारण पता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इटियोलॉजी कहते हैं। इफ़ द कॉज ऑफ डिजीज इज नोन इट इज़ अ कॉल्ड प्राइमरी इटियोलॉजी। अगर हमको कॉज नहीं पता है बीमारी का, अननोन है, तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। इफ़ द कॉज ऑफ डिजीज इज अननोन इट इज़ अ कॉल्ड अ इडियोपैथिक। ओके, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जो इन्फेक्शन हुआ उस इन्फेक्शन को होने में जो प्रोसेस हुई है, या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है उसका, उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं, मतलब पैथोजन का डेवलपमेंट। ठीक है, पैथोजेनेसिस मीन्स द मैकेनिज्म थ्रू विच द कॉज ऑपरेट्स, मतलब वह मैकेनिज्म जिसके थ्रू बीमारी या इन्फेक्शन हुआ टू प्रोड्यूस द पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और वो कारण ने क्या प्रोड्यूस किया, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस। ठीक है, प्रोसेस किस कारण से हुआ और उस कारण से क्या प्रोड्यूस हुआ, पैथोजेनेसिस कहता था। और ठीक, द पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म कुड टेक प्लेस इन द लेटेंट और इंक्यूबेशन पीरियड। अब पैथोजेनेसिस जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में भी हो सकता है और लैटेंट पीरियड में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो हाई मतलब हीटेड प्लेस, कोई पर्टिकुलर एरिया वहाँ भी हो सकता है, और अगर इंक्यूबेट किया है तुमने, इंक्यूबेशन का मतलब होता है जहाँ किसी बैक्टीरिया के क्या करना, उसको रोक के रखना, उसको ग्रो कराया जा रहा है, वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस लीड टू मॉर्फोलॉजिक चेंजेस, पैथोजेनेसिस से ही मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आगना नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। द मॉर्फोलॉजिक चेंजेस रिफर टू द स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन इन सेल्स और टिश्यू। कोशिका और ऊतक में या टिश्यू में जो भी चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल चेंजेस उसके स्ट्रक्चर में, उससे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिरेंजमेंट्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। द मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इन द ऑर्गन इन्फ्लुएंस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आते हैं ऑर्गन में, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑर्गन के। ठीक है, बाय बाय डूइंग सो दे डिटरमाइन द क्लिनिकल फीचर, और उन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फीचर डिटरमाइन कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं उस बीमारी का। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स भी चला पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोग्नोसिस भी होता है डिजीज़ का। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में बेसिकली क्या होता है, किसी भी डिजीज़ के दो चीज़ होती है, सिम्टम एंड साइन होता है। ठीक है, सिम्टम एंड साइन दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। सिम्टम वो होता है जो पेशेंट फील करता है और जो पेशेंट बताता है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जा रहा है और कह रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, ठीक है, या मुझे ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो वो ठंडा लग रहा है इसका मतलब उसको फीवर आ रहा है, तो वो उसको सिम्टम पता चला। साइन, साइन वो होता है जो कोई डॉक्टर या क्लिनिकल ऑब्जर्वर
वो ऑब्जर्व करता है और उसको ऑब्जर्व करके फाइंड करता है, वो साइन होता है। फॉर एग्जांपल कोई आपके पिंपल्स निकला है तो पिंपल्स को क्या करेगा, ऑब्जर्वर देखेगा ना कि इसमें रेडनेस है या पस दिख रही है तो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक साइन दिखता है कि स्वेलिंग है तो इसका मतलब रेडनेस, स्वेलिंग इसका मतलब इन्फ्लेम हुआ है। तो ये चीज़ें क्या है, साइन में आती हैं जो कोई ऑब्जर्वर देख के मतलब उसको फाइंड करता है। ठीक, अब इसमें क्या है, वही समरी देख लेते हैं हम लोग। कोई भी अगर बीमारी होती है, ठीक है, तो हम उसके बारे में जब देखते हैं, अगर उसको डायग्नोस करने में जाते हैं तो पहले उसको एटियोलॉजी देखेंगे, फिर पैथोजेनेसिस देखेंगे, फिर मॉर्फोलॉजिक चेंजेस देखेंगे, फिर क्लिनिकल फीचर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ ऑल डिजीज़। उसका हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे और प्रोग्नोसिस जो होगा डिजीज़ का वो। ठीक, यहाँ हमारा क्या है, बेसिक पैथोलॉजी यहाँ मैं मतलब फिनिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेल इंजरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेल इंजरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आई होप कि बेसिक पैथोलॉजी समझ में आया होगा सभी लोग को। इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। तो आप लोग उसको लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप लोग कॉलेज आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं सेल इंजरी। ठीक है, अब सेल इंजरी में हम लोग क्या देखेंगे, पहले एडेप्ट और डाई, रिएक्शन पैटर्न से गिवन सेल टिश्यू और ऑप्टेन लिमिटेड, और डिग्री ऑफ इंजरी इज फंक्शन ऑफ टाइप, ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ इंसल्ट। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम सेल इंजरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू द etiological agents a cell encounters resulting in changes in its internal और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि द इफेक्ट ऑफ वैरायटी स्ट्रेसेस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस पड़ता है सेल पे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, इटियोलॉजिकल एजेंट मतलब जो कोई पॉजिटिव एजेंट होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है सेल पे या कोई इंजरी हो रही है तो उसका पॉजिटिव एजेंट होना चाहिए, या चोट लग रही हो या कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो एक ऐसा एक पॉजिटिव एजेंट होता है। तो उसके अपोज में क्या करता है, सेल एनकाउंटर्स रिजल्टिंग, उसके अपोज में क्या करता है, सेल अपना एक रिएक्शन देता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं, हम सेल इंजरी कहते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस ड्यू टू द इटियोलॉजिकल एजेंट, किसी इटियोलॉजिकल एजेंट को जो इफेक्ट होता है स्ट्रेस का सेल पे। तो सेल इसके अपोज में क्या करते हैं, एनकाउंटर्स रिजल्टिंग चेंजेस इन इट्स इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उससे क्या होता है, सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बैरियर डिपेंड्स अपॉन। अब सेल जब इंजरी होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, या इंटरनल कोई मतलब पॉजिटिव एजेंट हुआ सेल में, तो उसके प्रति क्या करेगा, सेल रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी क्या है, दो तरह का हो सकता है, होस्ट फैक्टर, द टाइप ऑफ सेल, और टिश्यू इन्वॉल्व, मतलब उसमें कोई किसी तरीके एक तरह का सेल या टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा फैक्टर्स क्या हो सकता है, फैक्टर पर्टेनिंग टू इंजरियस एजेंट, फॉर एग्जांपल एक्सटेंट टाइप ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, या बाहर साइड से जो सेल इंजरी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आते हैं पैथोलॉजी, मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाई रखा है तुम लोगों को। पैथो मतलब डिजीज, लोगो मतलब स्टडी, मतलब पैथोलॉजी का मतलब बीमारियों का स्टडी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, 4 एस्पेक्ट होते हैं इसके, भी मैंने इससे पहले बताया था। पहला एटियोलॉजी बताया था, पैथोजेनेसिस बताया था, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन, ठीक है, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। उसके बाद फंक्शनल कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिसको हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं, जिसमें साइन और सिम्टम आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉज ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी क्या कॉज हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड कॉजेस भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड कॉजेस मतलब जो हमारी वजह से हो रहा है, हमारी गलती है। ठीक, जैसे हाइपोक्सिया और इस्कीमिया हो गया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे माइक्रोबियल, और केमिकल में तुम्हारे माइक्रोबियल एजेंट आ गए, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट आ गए, न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स आ गए, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ सेल इंजरी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब पहले हम देखते हैं एक्वायर्ड कॉजेस में क्या हो सकता है। ऑक्सीजन डिप्रीविएशन मतलब ऑक्सीजन की कमी। इस्कीमिया पहला आता है। इस्कीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम इम्पीडेड आर्टियल फ्लो और रिड्यूस बैरियस ड्रेनेज।
ठीक है। इस्कीमिया मतलब किसी, जैसे हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन हैं या जितनी मसल्स है, हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई के लिए एक आर्टरी होती है जो उनको ब्लड सप्लाई करती है। एक तरह से बोला जैसे पेड़ों को पानी से सींचा जाता है, वैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन को भी ब्लड से सींचा जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शनल रहे, ठीक। तो इस्कीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर सिस्टम में ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, रुक गई है, ब्लड सप्लाई उसको हो नहीं पा रही। और जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके वजह से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। वहाँ के सेल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे डाई होने लगेंगे, मरने लगेंगे, ठीक है। तो ये इस्कीमिया एक कारण है, ठीक है, इसका सेल इंजरी का, जो कि एक्वायर्ड में आता है, ठीक है। लोकल में कह रहे हैं एम्बुलस हो सकता है। एम्बुलस मतलब क्लॉट हो गया, ब्लड एम्बुलस का मतलब क्लॉट होना, ब्लड का क्लॉट कहीं पे फंस गया, जिसकी वजह से आगे क्या है, ब्लड सप्लाई कंटिन्यू हो नहीं पा रही है, ठीक है। सिस्टमिक में क्या हो गया, कार्डियक फेलर। कार्डियक फेलर मतलब आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया और बॉडी के ऑर्गन को या सिस्टम को ब्लड मिल नहीं पा रहा है जिससे वो फंक्शन करे, ठीक है। आगे देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग सेल इंजरी बाय रिड्यूसिंग एरोबिक ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कब हो सकता है, एल्टीट्यूड पे जाने पे, ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे जाने पे, ठीक है, या तो आपके ब्लड की कमी है, एनीमिया है, इससे हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिसकी HbA डाउन रहता है तो वो कई बार ब्लड की कमी जिनके अंदर रहती है, HbA डाउन रहता है, तो वो लोग कहते हैं कि सर मैं थोड़ा चढ़ के आया तो सांस फूलने लगी, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो सांस फूल रही है, ठीक है। तो वो क्या है, एनीमिक हो रहा है ना, क्योंकि अंदर ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट एनीमिक कहलाते हैं, और एनीमिक वाले पेशेंट को क्या होता है, हाइपोक्सिया होना बहुत कॉमन है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे साइनाइड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है। जब साइनाइड का पॉइजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फॉस्फेट का, ठीक है। आगे करते हैं। अब हमने एक्वायर्ड तो पढ़ लिया। एक्वायर्ड जो था, एक्वायर्ड मतलब जो कि हमने किसी से लेके या किसी की वजह से हमको हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है, फिजिकल एजेंट क्या क्या है सेल इंजरी के, ठीक है। डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट, एक्सपोजर ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड रिजल्टिंग इन डायरेक्ट इंजरी दैट इज ऑफ्टन इरिवर्सिबल रिजल्टिंग इन अ पैटर्न ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। कह रहा है कि डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट में एक्सपोजर ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, मतलब टिश्यू का किसी बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना, या बहुत ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आना, उसके जिसके जो सेल इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो और वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे नेक्रोसिस मतलब सडन होने लगेगा, ठीक है। सडन चेंजेस इन प्रेशर कैन कॉज सेलुलर डिसरप्शन। और कई बार क्या होता है, सडन चेंजेस प्रेशर, अगर किसी बहुत हाईली प्रेशर एयर अगर किसी फ्लो कराया जाए तो उसमें भी सेल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या कोई चीज़ मार दिया जाए बहुत तेज़ से, जैसे हैमर ब्लो टू द थंब, अगर किसी के थंब पे हैमर मार दिया जाए तो हाई प्रेशर सडनली अप्लाई हुआ ना, तो उससे भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, कट पिट सकता है। उसका इलेक्ट्रिकल करंट कैन कॉज डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन दैट में बी इरेसिबल। इलेक्ट्रिकल करंट भी क्या कर सकता है, और सेल इंजरी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट जो होते हैं वो उनके वायर क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं स्किन एरिया में, और जो ब्लड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उससे सेल इंजरी होती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा कॉज है इसका केमिकल एजेंट एंड ड्रग्स। कुछ ड्रग्स और केमिकल एजेंट हैं, जैसे कॉमन पॉइजन हो गया, आर्सेनिक हो गया, साइनाइड मर्करी हो गया, ठीक है। इंटरफेयर विथ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल अपने आप को ब्लास्ट करने लगती हैं, ठीक है। इफ़ एटीपी लेवल्स ड्रॉप बिलो क्रिटिकल लेवल अफेक्टेड सेल विल बी डाई। और अगर बॉडी में एनर्जी ना मिले, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर ना मिले, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ना मिले, तो क्या कहेगा, धीरे धीरे सेल डाई होने लगती है, मतलब मरने लगती हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स दैट में हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेल्स इज एनॉर्मस। सम एक्ट डायरेक्टली बट मोस्ट ऑफ देयर, ये ड्रग के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसमें अल्कोहलिक जो ड्रग आती है, स्टेरॉइड भी आती है इसमें। बेसिकली कॉज जो इसका यही है, कॉमन पॉइजन जो यहाँ मेंशन कर दिया गया, और एटीपी लेवल जब डाउन होता है तो होता है, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
अब आता है माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में क्या है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगाई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग, रेडनेस, मतलब इन्फ्लामेशन के साइंस आ जाते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है वहाँ सेल इंजरी होती है। ठीक है, इंजरीज बाय माइक्रोबीज इंक्लूड इन्फेक्शन कॉज बाय फंगाई, रिकेटिस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरसेस के जो होते हैं वो ये सब माइक्रोबियल एजेंट है। इनकी वजह से जो इंजरी होती है माइक्रोबियल सेल इंजरी कहलाती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिक एजेंट, और जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, सप्रेस होता है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिक एजेंट डबल एज स्वॉर्ड, प्रोटेक्ट्स द होस्ट अगेंस्ट वेरियस इंजीरियस एजेंट बट इट मे ऑल्सो कॉल सेल इंजरी। तो इम्यून सिस्टम का काम है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से बचा कर रखना, लेकिन कई बार ये भी क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल के मतलब तो उसमें आने से खुद भी इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अब ये कैसे होता है, मतलब इम्यून सिस्टम कब सब